सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में पूरे दिन की बात होगी, उन सभी खबरों को जो दिन भर बनी हैं सुर्खियां। और आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल साउथ को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल साउथ को संदेश देते हुए 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ की शुभकामनाएं दी हैं। मन की बात के 127वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व को एकता का सबसे सुंदर उदाहरण बताया। बिहार की लड़ाई वक्फ बिल पर आई। बिहार में जबरदस्त सियासत लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और चुनाव में वक्फ बिल की एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और राष्ट्रपति ने किया यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन। गाजियाबाद के लिए और एनसीआर के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रपति ने 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। एक ही छत के नीचे मिलेगा पूरा सुपर स्पेशलिटी इलाज। और भारत ने सेशल्स में द्विपक्षीय सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली विदेश यात्रा पर सेशल्स में हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बिनी के शपथ ग्रहण समारोह में वे भारत के आधिकारिक रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सुर्खियों की अगर बात करें तो खरना पूजा के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन और खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत श्रद्धालुओं ने, महिलाओं ने, माताओं ने शुरू कर दिया है। और छत्तीसगढ़ से शानदार खबर है, नक्सलवाद आखिरी सांस गिन रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और समूचे देश में नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। छत्तीसगढ़ में 18 से 21 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनके साथ 18 से ज्यादा घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। और ट्रंप ने कराई थाईलैंड और कंबोडिया में दोस्ती। डोनाल्ड ट्रंप जो कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में शांति के प्रयासों के लिए लगातार उत्सुक रहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शांति डील कराई है। और थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों के बीच ट्रंप की मौजूदगी में संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। और आईसीसी महिला विश्व कप का सफर पहुंचा आखिरी दौर में। लगातार भारतीय टीम का वहां पर अगर प्रदर्शन की बात करें तो लगातार शानदार ये सफर जारी है। आईसीसी महिला विश्व कप का पड़ाव पहुंचा है अंतिम 4 में। भारतीय टीम के सामने सेमीफाइनल में होगी ऑस्ट्रेलिया की मजबूत चुनौती। और डिस्लेक्सिया पर देशव्यापी मुहिम की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति भवन से कुतुब मीनार तक लाल रंग में रंगी हेरिटेज साइट्स और इस पर बेहद एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। तो आइए शुरू करते हैं रिपोर्ट एट 10 का ये सफर। और सबसे पहले बात करते हैं कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से। अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत और आसियान ने अपने संबंधों को कई क्षेत्रों में बढ़ाने की घोषणा की है। भारत और आसियान के बीच में इसके तहत वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के तहत हुए 22वें भारत आसियान सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने तिमोर लेत्से को आसियान के सदस्य के रूप में शामिल होने की बधाई दी और घोषणा की कि वर्ष 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है समावेशिता और स्थिरता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारत हिंद प्रशांत में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ है। हम केवल व्यापारिक साझेदार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। भारत और आसियान रणनीतिक साझेदार हैं और दुनिया की 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का साथ आना दुनिया में स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात और नहीं, मलेशिया में आसियान के आयोजक और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ये बात कही। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो तरंगों के जरिए जुड़ते हैं देशवासियों से और करते हैं अपनी मन की बात। इस मासिक कार्यक्रम की हर कड़ी में प्रधानमंत्री एक नई दिशा देते हैं, एक नई सोच देते हैं और देशवासियों को देते हैं एक नई प्रेरणा। लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही देशवासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आगामी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देशवासियों से इस मौके पर आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील की। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता के धागे में पिरोता है। उन्होंने देशवासियों से वंदे मातरम 150 अभियान में अपने सुझाव साझा करने की अपील की। हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। मन की बात के इस संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की बात की, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण और विविधता में एकता के संदेश के जरिए पूरे देश को भी प्रेरित किया। बात चाहे छठ महापर्व की पवित्रता की हो, प्रकृति के संरक्षण की हो या फिर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऊर्जा की, हर शब्द में भारत की आत्मा झलक रही थी। बात साफ है कि अब मन की बात सिर्फ प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं रह गई है, बल्कि ये बन चुकी है हर भारतीय के मन की बात। एक ज़माना था जब बिहार में क्राइम, करप्शन और कास्ट बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन वक्त ने अंगड़ाई ली और अब सत्ता और विपक्ष दोनों डेवलपमेंट के मुद्दे पर आमने सामने होने लगे। बिहार चुनाव आते ही राजद को MY समीकरण भी याद आने लगा है। बिहार की सियासत में आखिर वक्फ बिल की बात आ ही गई है। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर वक्फ कानून को फाड़ने की बात की है। इससे पहले तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद के MLC कारी शोएब ने वक्फ बिल को फाड़कर फेंकने की बात की थी। जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये जंगलराज वालों से और क्या उम्मीद हो सकती है। जानबूझकर इस तरह का बयान देकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। आरजेडी पूरी तरह से निराश और हताश हो गई है। एक तुष्टीकरण की बात आ गई है। खास करके मुसलमानों को ये लोग बरगला रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई को इन लोग चीट कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसका कोई माने नहीं रहता, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वहीं चुनाव आते ही नेताजी को फिर से पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि याद आ गए। अब उनके मानदेय को दोगुना करने की घोषणा हो रही है। फिर शुरू हुई घोषणाओं की बरसात। पेंशन भी देंगे, बीमा भी देंगे, PDS में हक भी दिलाएंगे। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं। फिर इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस अब जुमलेबाजी करना शुरू किया है और जुमलाबाजी पर जो है बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। ये लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, ये डिलीवर करती है। ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। विपक्ष की कोशिश है कि वो मुद्दों को डाइल्यूट कर सत्ता पक्ष को घेरे और जनादेश मांगे, जबकि सत्ता पक्ष की कोशिश है कि तुष्टीकरण जैसे मुद्दे उठाकर वो विपक्ष को एक्सपोज करे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरापुरम में 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। भारत अब स्वास्थ्य सेवाओं के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में उत्तर भारत के सबसे उन्नत और सतत स्वास्थ्य केंद्र यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। 1200 बेड वाला यह नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन और डिजिटल अस्पताल उन्नत, टिकाऊ और मानवीय स्वास्थ्य सेवा का नया मानक स्थापित करता है। 8 एकड़ में फैला यशोदा मेडिसिटी कैंसर केयर, कार्डिक साइंसेज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और न्यूरो साइंसेज जैसे 65 से अधिक सुपर स्पेशलिटी और 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। अमेरिका की यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से लीड सर्टिफिकेशन के लिए पंजीकृत यह अस्पताल आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदना का अनोखा संगम है। यहाँ 22 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 252 हाईटेक आईसीयू और एकीकृत इमरजेंसी एंड ट्रॉमा कमांड सिस्टम की सुविधा है, जो हर पल तेज और समन्वित आपातकालीन देखभाल सुनिश्चित करता है। यहाँ का हाईटेक कैंसर केयर इंस्टीट्यूट रेडियोथेरेपी में अभूतपूर्व सटीकता लाता है, साथ ही सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में नई तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देता है। यशोदा मेडिसिटी न सिर्फ अत्याधुनिक चिकित्सा का केंद्र है, बल्कि हील इंडिया और विकसित भारत 2047 की भावना का जीवंत प्रतीक भी है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, इंदिरापुरम, गाजियाबाद से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी की शपथ ग्रहण में आज हिस्सा लिया। सेशेल्स के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर हरमिनी को सेशेल्स के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के पहले सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय समुदाय के एक समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। I am especially delighted to meet with you, the Indian diaspora, whose presence here is a living testament to the enduring friendship between our 2 countries. इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और सेशेल्स अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ेगी। सेशेल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भारत सेशल्स के रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साझेदारी है ये दोनों देशों को भविष्य में और पास लेकर आएगी और इसमें भारतीय समुदाय का एक अहम हिस्सा रहेगा। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ डीडी न्यूज़ के लिए सेशल्स से मैं जयंती झा। और रिपोर्टेड 10 में हो चुका है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कुछ अन्य अहम खबरें और बताते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया में कराई युद्ध विराम के समझौते को कैसे और उन्होंने एक्सटेंड कराया। अमेरिकी सत्ता में वापसी के बाद से संघर्ष विरामों के स्वघोषित अगुवा बने डोनाल्ड ट्रंप आज एक और पीस डील को सील करते हुए नजर आए। अमेरिकी ट्रेड डील का डर दिखाकर ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों के बीच में आखिरकार दोस्ती करवा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावे की लिस्ट में थाईलैंड और कंबोडिया जंग का नाम 3 महीने पहले ही जुड़ गया था, लेकिन इस बार औपचारिक मोहर रविवार को कुआलालंपुर में लगी, जब ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कुआलालंपुर पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने संयुक्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत पहले चरण में थाईलैंड और कंबोडिया कैदियों की रिहाई करेंगे, वहीं कंबोडिया भी सीमा से अपनी आर्टिलरी हटाने को राजी हो गया है। समझौते के तहत क्षेत्रीय ऑब्जर्वर स्थिति पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लड़ाई दोबारा शुरू न होने पाए। दरअसल जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर हिंसक झड़पें हुई थी और दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे। 5 दिनों की चली लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए थे और साथ ही हजारों लोग घायल हुए थे। जमीन पर दावे को लेकर दोनों देश भिड़े थे। कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दखल के बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने आर्थिक दबाव डालकर दोनों देशों के बीच शांति कराने का दावा किया था। संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड के साथ अलग अलग आर्थिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कुछ ऐसा किया जिसे असंभव बताया जा रहा था। वहीं कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, यह समझौता स्थायी शांति की बुनियाद तैयार करेगा। अपने पुराने विवादों को दरकिनार कर आखिरकार कंबोडिया और थाईलैंड ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए। यह शांति समझौता साउथ ईस्ट एशिया की मौजूदा स्थिरता को और ज्यादा बढ़ाएगा। दोनों देशों ने समझौते का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में दोनों देश इस समझौते की शर्तों का पालन कब तक और कितना करते हैं। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज छठ व्रती खरना व्रत करती हैं। दिन भर उपवास के बाद शाम में खीर का भोग भगवान को लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हो चुकी है। ये तस्वीरें आस्था के उस महासागर की हैं, जहां भक्ति में डूबे लोग 4 दिनों के कठिनतम व्रतों में से एक का अनुष्ठान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर देश के कोने कोने में छठ की छटा देखते ही बन रही है। नदियों और तालाबों के किनारे घाट सज चुके हैं और यहाँ वहाँ छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं। महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। यह दिन व्रतियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यहीं से उनके 36 घंटों के निर्जला उपवास की शुरुआत होती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं। फिर पूरी श्रद्धा के साथ मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर खरना का प्रसाद तैयार किया जाता है।
इस प्रसाद में गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी शामिल होती है। सूर्यास्त के बाद छठी मैया और सूर्य देव की पूजा कर व्रती यही प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे 36 घंटे के लिए अन्न जल त्याग कर कठिन साधना करते हैं। दरअसल छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार जताने का माध्यम है, जिसमें जीवन के आधार सूर्य और जल की उपासना की जाती है। इस महापर्व का समापन चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ होगा, जिसके बाद व्रती पारण कर अपना व्रत पूरा करेंगे। घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी। माइकिंग करके लोगों को गहरे पानी में जाने से भी रोका जाएगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। यमुना के उन्हीं घाटों पर जहां पूर्ववर्ती सरकारों में कभी गंदगी और गार्बेज का गुबार लगा करता था, आज उन घाटों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है और एक बार दिल्ली वाले फिर से यमुना के घाटों पर, यमुना के किनारे छठ मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरे देश में लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्योपासना के इस पर्व में बहते जल में अर्घ देना विशेष महत्व रखता है, लेकिन बीते कुछ सालों से राजधानी दिल्ली के श्रद्धालु इस परंपरा से दूर हो गए थे, क्योंकि यमुना नदी की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। झाग, गंदगी और प्रदूषण ने जैसे आस्था पर ही ग्रहण लगा दिया था। हालांकि सरकार बदलते ही यमुना की सूरत और सीरत दोनों बदलने लगी हैं। 7 महीनों के अथक प्रयासों के बाद अब यमुना के तट फिर से छठ घाटों में तब्दील हो रहे हैं। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहाँ पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में भी छठ को लेकर चहल पहल और रौनक देखने लायक है। लोग जहां एक और हर प्रकार के फल फूल खरीद रहे हैं, तो वहीं परंपरागत छठ पूजा के सामानों की दुकानों पर भी भारी भीड़ है। छठ पर्व को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। मसलन चाहे वो वाटरप्रूफ टेंट हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की बात हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों में आपको दिल्ली के अंदर छठ की निराली छटा देखने को मिलेगी। दिल्ली के आईटीओ घाट से कैमरा सहयोगी ललित के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए सरकार 12,000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, ताकि लोग अपने अपने परिवारों के साथ त्यौहार मना सकें। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी ने चलने वाली छठ में स्पेशल ट्रेनों को भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। दरअसल कांग्रेस आरजेडी सोशल मीडिया पर लगातार कई झूठे दावे कर रही थी, जिन दावों की पोल रेलवे ने फैक्ट चेक के साथ खोल दी है। आस्था के महापर्व छठ की भीड़ और भावनाओं के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। सरकार ने छठ के लिए शुरू की 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिस पर कांग्रेस आरजेडी ने अपनी सियासी रोटी सेंकने का काम किया, लेकिन रेलवे ने इन दावों का पर्दाफाश कर दिया। रेलवे सामने लाया आरजेडी कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा, फैक्ट चेक कर किया एक्सपोज। विपक्ष रेलवे के दावों को बता रहा था झूठ। लालू, राहुल समेत कई नेता कर रहे थे गुमराह। छठ पर्व के नाम पर राजनीति करने का आरोप। रेलवे के साथ ही खुद यात्रियों ने भी इन दावों की हवा निकाल दी। मैं दिल्ली से बिहार जा रही हूँ। नई दिल्ली में मैं खड़ी हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है, साफ सुथरा भी सब सही है, सीट भी अच्छे से मुझे मिल गई है। हम लोग छठ मनाने के लिए जा रहे हैं और ट्रेन में भी और मतलब हर सुरक्षा भी बहुत अच्छा किया है। रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे एक नए भारत, स्वर्ण युग भारत का सपना दिख रहा है। 12,000 स्पेशल ट्रेनों की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव 2004 में जब खुद रेल मंत्री थे, तब छठ पूजा के दौरान मात्र 178 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। वहीं राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ हैं पूछने पर रेलवे ने उनको पूरी की पूरी लिस्ट सौंप दी। इस दौरान रेलवे यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर खुशी जाहिर कर राजनीति करने वाले दलों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले कुछ समय में सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। रविवार को भी 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 13 महिला नक्सली शामिल हैं, जिन्होंने अपने हथियार पुलिस के सामने डाल दिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत एक बार फिर सफलता मिली है। कांकेर में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी लोग आतंक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। इन नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ समर्पण किया है।
ये सभी नक्सली लंबे समय से अंतागढ़ इलाके में सक्रिय थे। बीते दिन कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। दरअसल कांकेर पुलिस नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की तैयारी कर रही है। 21 नक्सल कैडरों में 4 डीवीसीएम, 9 एसीएम और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। इन माओवादी कैडरों द्वारा जमा किए गए हथियारों में 3 AK-47 राइफलें, 4 SLR राइफलें, 2 इंसास राइफलें, 2 सिंगल शॉट राइफलें और 1 BGL हथियार शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की मदद से पिछले कुछ समय में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसियां मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज कर रही हैं। घोर नक्सल प्रभावित इलाके में बेस कैंप बनाकर हमारे जवानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। अब नक्सलियों के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वो हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दें या फिर हमारे सुरक्षा बल के जवानों का सामना करें। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और रिपोर्ट 8:10 में हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का समय। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और रिपोर्टर 10 में आपका स्वागत है। बात करते हैं आईसीसी महिला विश्व कप की। महिला क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में गुवाहाटी में 29 अक्टूबर को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई में 30 अक्टूबर को खेला जाएगा, जहां भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज टीम होगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने 3 हार के सिलसिले को तोड़ते हुए न्यूजीलैंड को मात दी और महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के दिए 331 रन के लक्ष्य को हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे में सेमीफाइनल में अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया को मात देनी है तो उन्हें अपने प्रदर्शन का स्तर उठाना होगा। विश्व कप में नॉकआउट में दोनों के बीच अब तक 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 2 बार विजयी रहा, वहीं 1 बार भारत ने बाजी मारी। 1997 के विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हराया था। इसके बाद 2005 के फाइनल में दोनों टीम एक बार फिर आमने सामने हुई, जहां एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से करारी शिकस्त दी। पिछली बार ये दोनों टीम विश्व कप के नॉकआउट में
2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भिड़ी थी, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से मात दी थी। हालांकि 2017 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया था और भारतीय टीम चैंपियन बनने से चूक गई थी। भारतीय टीम आज तक कभी विश्व कप नहीं जीती है। टीम को 2 बार फाइनल में और 2 बार सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या ये टीम इस बार अपनी मेजबानी में अपने घर पर पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़। डिसलेक्सिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज देश भर की तमाम हेरिटेज साइट्स को लाल रंग से रोशन किया गया। मकसद है इसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना। डिसलेक्सिया एक मानसिक अक्षमता है जिसके वैश्विक स्तर पर पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में राष्ट्रपति भवन पर दिख रही इस लाइटिंग का मकसद लोगों को डिसलेक्सिया के प्रति जागरूक करना है। डिसलेक्सिया एक मानसिक अक्षमता है जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में आज इंडियाज यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को लाल रंग की लाइट्स से रोशन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो 1 in 5 लोगों को होती है, मतलब 20% पॉपुलेशन को होती है। इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में चैलेंजेस होते हैं और ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है। रेड इसके अवेयरनेस का कलर है जो ग्लोबली गो रेड एक कैंपेन चलता है। आज शाम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा को लाल रंग से रोशन किया गया। इसके अलावा कुल 19 राज्यों की अलग अलग हेरिटेज साइट्स को भी रोशन किया गया। आपको बता दें कि डिसलेक्सिया एक मानसिक अक्षमता है जो पढ़ने, लिखने और शब्दों की पहचान करने में कठिनाई पैदा करती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। इसका किसी भी व्यक्ति में समय पर पहचान होना बेहद जरूरी है। इस अभियान के माध्यम से सरकार और विभिन्न संगठनों ने डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति की समय पर पहचान होना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग अभियान चलाती है और ये लाइटिंग उसी का एक हिस्सा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो रिपोर्ट एट 10 में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।